तो चलिए आज बात करते हैं भारत में महिला शिक्षा के सफर की। ये कोई आम कहानी नहीं है। इसमें एक सुनहरा दौर है, एक मुश्किल दौर है और फिर एक ऐसी जोरदार वापसी है जो सबको हैरान कर देती है। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या लगता है, हजारों साल पहले क्या महिलाएं दार्शनिक या विद्वान हो सकती थीं? आज के जमाने में ये सोचना भी शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन रुकिए, इतिहास की कहानी कुछ और ही है। इसका जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल हो सकती थी। प्राचीन भारत में गार्गी, वाचकन्वी जैसी विदुषियां थीं। सोचिए, जो बड़े बड़े ऋषियों से शास्त्रार्थ करती थीं। मैत्रेयी थीं, जिनके दार्शनिक विचारों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और लोपामुद्रा और घोषा, इन्होंने तो पवित्र वैदिक भजन तक लिखे थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो हमारी कहानी का जो पहला पड़ाव है वो है प्राचीन भारत की नींव। ये वैदिक शिक्षा का युग था, एक ऐसा समय जब ज्ञान के दरवाजे महिलाओं के लिए सच में खुले हुए थे। तो ये वैदिक शिक्षा आखिर थी क्या? सीधे शब्दों में ये वेदों पर आधारित सीखने की एक प्रणाली थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस दौर में महिलाओं को सिर्फ दर्शन या साहित्य ही नहीं, बल्कि युद्ध कला तक की शिक्षा दी जाती थी। और समाज उन्हें विद्वानों के रूप में सम्मान देता था। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। वैदिक काल के बाद भी बौद्ध और जैन काल में महिलाओं ने मठों के जरिए आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन में अपनी जगह बनाई। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। यहाँ से शुरू हुआ एक अंधेरा दौर, एक खोई हुई विरासत। मध्यकाल आते आते महिलाओं की शिक्षा का सूर्य ढलने लगा। दोनों युगों में फर्क देखिए, जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ प्राचीन युग जहां औपचारिक शिक्षा के दरवाजे खुले थे, दूसरी तरफ मध्य युग जहां आक्रमणों ने सब कुछ बदल दिया। कहाँ महिलाएं सार्वजनिक मंच पर बहस करती थीं और कहाँ पर्दा प्रथा ने उन्हें घरों में सीमित कर दिया और कठोर जाति व्यवस्था ने उनकी भूमिकाओं को और भी छोटा कर दिया। लेकिन इतने अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें जिंदा थीं। कुछ आवाजें थीं जो दबी नहीं। मीराबाई, जिनके भजन आज भी गूंजते हैं, अक्का महादेवी, एक बेबाक संत कवयित्री, और चांद बीबी जैसी शासक जो दक्कन में राज भी कर रही थीं और विद्वान भी थीं। और फिर यहीं से शुरू होता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, महान पुनरुत्थान। एक नए आंदोलन का जन्म हुआ। समाज सुधारकों ने इस स्थिति को बदलने की ठान ली। और फिर तो बदलाव की एक लहर सी आ गई। सोचिए, 1829 सती प्रथा का अंत, एक बहुत बड़ी जीत। 1848 ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले ने पुणे में लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोल दिया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। और 1883 आते आते कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु भारत की पहली महिला ग्रेजुएट बन गईं। ये एक क्रांति से कम नहीं था। और इस पूरी क्रांति की मशाल जिन्होंने थामी थी, वो थीं सावित्रीबाई फूले। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने ही आधुनिक महिला शिक्षा की नींव रखी। वो सिर्फ बातें नहीं करती थीं, उन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया, स्कूल खोले। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिन्होंने इस सामाजिक बदलाव को कानून की ऐसी ताकत दी कि उसे कोई पलट न सके। हम बात कर रहे हैं समानता के वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कानूनी क्रांति की। उनकी सोच, उनका दर्शन इस एक लाइन में साफ दिखता है। किसी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। मतलब साफ था, महिलाओं की प्रगति ही देश की प्रगति है। और इस सोच का सबसे बड़ा सबूत था हिंदू कोड बिल। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी। इसने क्या किया? इसने महिलाओं को परिवार की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दिया, तलाक लेने का कानूनी हक दिया, दोबारा शादी करने की आज़ादी दी और गोद लेने में भी बराबरी का हक दिया। सोचकर देखिए, इस एक बिल ने महिलाओं की कानूनी हैसियत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ कानून बनकर नहीं रह गए, इन्हें भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 और 15 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब समानता की गारंटी दी गई। तो ठीक है, कानून बन गए, अधिकार मिल गए, लेकिन असली सवाल ये है कि ज़मीनी हकीकत कितनी बदली? इस कानूनी और सामाजिक बदलाव का असर क्या हुआ? असर वो तो बिल्कुल चौंका देने वाला था। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1951 में भारत में महिला साक्षरता दर 9% से भी कम थी
और 2021 तक ये आंकड़ा 70% के पार चला गया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक जबरदस्त छलांग थी और उन सुधारों की सफलता का सबसे बड़ा सबूत। और ये सफर आज भी जारी है। इस मिशन को आज भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी सरकारी योजनाएं उन्हीं पुराने सुधारकों के काम को आगे बढ़ा रही हैं। और इसका नतीजा हम सबके सामने है। अंतरिक्ष में कल्पना चावला, सिविल सेवा में किरण बेदी, वैश्विक व्यापार में इंदिरा नूई, खेल में मैरी कॉम। आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में, हर जगह शिखर पर हैं। ये उस लंबी मुश्किल यात्रा का मीठा फल है। प्राचीन भारत की विदुषियों से लेकर आज की आधुनिक लीडर्स तक का ये सफर वाकई कमाल का है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय कैसा होगा? आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को कहाँ तक लेकर जाएंगी?